हेलो बच्चों, क्लास 11th। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तो वो बेसिक टर्म्स हम देख लेते हैं। तो देखो, किसी भी एलिमेंट के एटम की मास की बात करते हैं तो उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, तो देखो एटम जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। परमाणु जो है वो 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके चार्ज और मास की अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे चार्ज होता है -1, प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1। ठीक है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो निग्लेजिबल लेते हैं, और प्रोटॉन का मास 1 यूनिट लेते हैं, और न्यूट्रॉन का मास भी 1 यूनिट लेते हैं। ठीक है, तो देखो जब हम चार्ज की बात करते हैं, हम पूरे एटम की चार्ज की बात करें तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता जब हम किसी एटम के चार्ज की बात करें। ठीक है, तो देखो अभी हमने कहा कि एटम 3 पार्टिकल से मिलके बना होता है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एटम के अंदर ये तीनों चीजें हैं। तो जो एटम का चार्ज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इन तीनों पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अभी देखो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों चीजें मिलके क्या बना रही हैं, एटम बना रही हैं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, प्रोटॉन का चार्ज +1 और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। तो ये जो नेगेटिव, जितना उस पे नेगेटिव चार्ज है उतना ही उस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसलिए जो एटम है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या होता है, उसमें टोटल नेगेटिव चार्ज होता है, और दोनों चार्ज इक्वल होने की वजह से जो एटम है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है वो एटम। ठीक है, उसके बाद देखो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैटायंस बोलते हैं। और कैटायंस क्या होते हैं, जो पॉजिटिव वाले आयंस होते हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उनको हम कैटायंस बोलते हैं। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एनायंस। एनायंस जिसपे नेगेटिव, जो आयंस होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसको एनायंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो सोडियम है तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर 11, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1। तो अगर ये एक अपना लॉस कर ले तो क्या बना देगा, Na पॉजिटिव। तो ये क्या है, ये एक कैटायन है जिसपे जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर ले, वो कैटायन। ठीक है, और जैसे क्लोरीन है 287, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये क्या बना देगा, एनायन। तो जो नेगेटिव चार्ज वाले आयंस होते हैं उनको क्या कहते हैं, एनायंस, जो इलेक्ट्रॉन गेन करके जिनकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं मास, एटम के मास की। चार्ज तो हमने देख लिया कि एटम का चार्ज तीनों, जो 3 पार्टिकल से मिलकर बना है तो उन तीनों पे डिपेंड करेगा। तो उनमें से हमें पता है इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का चार्ज जो है वो बराबर है, तो वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर देगा, और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो इसलिए एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें एटॉमिक मास की, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लेजिबल होता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है 1 यूनिट। तो अगर पूरे एटम में, वही अभी यहाँ भी एटम में 3 चीजें ही हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इसका तो मास जो है वो क्या है, नेग्लेजिबल होता है। ठीक है, लेकिन इसका 1 यूनिट और इसका भी 1 यूनिट। तो अगर हम एटम के मास की जब भी बात करेंगे तो उसका मतलब किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो जितने उसके अंदर प्रोटॉन होंगे उसका मास, प्लस में जितने उसमें न्यूट्रॉन्स होंगे उसका मास।
ठीक है, क्योंकि ये तो नेग्लेजिबल है इलेक्ट्रॉन का, तो इसका एटम का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास पर, मास का जो जोड़ होगा, जो सम होगा, उतना उस एटम का मास हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही मास नंबर अगर हम बात करें तो मास नंबर किसको कहेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कि मास नंबर किसको कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये हमेशा ध्यान रखना है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि मास नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यही नहीं पता होता है मास नंबर क्या होता है। तो देखो, जैसे मास किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसे ही मास नंबर क्या हो जाएगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है प्लस कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो वो उसका मास नंबर हो जाएगा। ओके, उसके बाद एटॉमिक मास। तो देखो, एटॉमिक मास वैसे तो हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास की जब हम बात करें तो उसका जितना एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास उसका डबल होता है। लेकिन उसकी एक डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है कि कार्बन 12 क्या है? ये कार्बन का आइसोटोप है। ठीक है, इसका 1/12 पार्ट। ठीक है, कार्बन का एक आइसोटोप है, इसके 1/12 पार्ट से कोई एलिमेंट कितना हैवी है, कोई एटम कितना हैवी है, वो उसका एटॉमिक मास होता है। ये इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है कि कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कोई भी एटम का मास, कोई भी एटम उससे कितना भारी है, वो उस एटम का एटॉमिक मास हो जाता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। ओके, तो देखो, अगर हम बात करें मास नंबर ऑफ सोडियम, ट्वेंटी 23। ठीक है, तो देखो मास नंबर सोडियम का 23। ये चीज का क्या मतलब हुआ कि अभी पीछे बात की थी ना कि मास नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो सोडियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो कितने हैं? 23 हैं। ठीक है, इस चीज का क्या मतलब है? मास नंबर का नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, और एटॉमिक मास, एटॉमिक मास होता है 20, इसका सोडियम की बात कर रहे हैं तो 23 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास में जब बात करेंगे तो ये क्या है? इसकी 23 एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर इसका हम एटॉमिक मास को डिफाइन करें, ठीक है, इसकी डेफिनेशन दें कि एटॉमिक मास सोडियम का, तो हम क्या बोलेंगे कि 1 एटम ऑफ सोडियम is 23 times heavier than 1/12 of mass of 1 atom of कार्बन 12। कि कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 पार्ट। ठीक है, इसका कार्बन 12 क्या है? कार्बन का एक आइसोटोप है। तो कार्बन 12 का क्या जो मास होगा उसका 1/12वां हिस्सा, 1/12वें हिस्से से 23 गुना ज्यादा भारी है। कौन? सोडियम का एक एटम। ठीक है, सोडियम का एक एटम कार्बन 12 के मास के 1/12वें हिस्से से 23 गुना ज्यादा हैवियर है। ठीक है, ये इसके एटॉमिक मास की एक डेफिनेशन है कि उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, जनरली हम एटॉमिक मास बहुत बार यूज करते हैं, बट उसको डिफाइन किस टर्म्स में करेंगे, वो ऐसे करेंगे। ठीक है, फिर देखो एक आता है एक टर्म ग्राम एटॉमिक मास। ये सारे टर्म्स अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे उनमें यूज होगी, तो सबका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो ग्राम एटॉमिक मास सोडियम का 23 ग्राम। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम से क्या मतलब है
कि 1 ग्राम एटम जो है सोडियम के, 1 ग्राम एटम जो है सोडियम के, उनका वेट कितना है? 23 ग्राम है। ठीक है। और 1 ग्राम एटम से क्या मतलब है कि देखो, जब हम बात करते हैं ना कि जैसे सोडियम का एटॉमिक मास है ये 23, तो ऐसा नहीं है ये सिर्फ एक सोडियम है इसका 23 है। कई जगह कईयों का मास तुमने देखा होगा पॉइंट्स में भी आता है, तो अगर वो सिर्फ एक उसका है तो वो पॉइंट में कैसे आ रहा है? ठीक है। तो ये सिर्फ एक इसका नहीं होता, इसका मतलब होता है कि ये जो वेट है ग्राम एटॉमिक मास, ये कितने 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम है, जिनका वजन मिलाकर 23 ग्राम हो रहा है। ठीक है। क्या कि जब ग्राम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो यानी 1 ग्राम एटम ऑफ एन, और 1 ग्राम एटम में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एन का वेट कितना है? ये 23 ग्राम। ठीक है। और इस टर्म को एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। ठीक है। और एवोगैड्रो नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 मोल पार्टिकल्स रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। 1 मोल पार्टिकल्स जो है, जब भी देखो 1 मोल पार्टिकल्स जब भी कहीं भी यूज होगा 1 मोल पार्टिकल्स, तो उसका मतलब हम कितने पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। जैसे 1 मोल केला के बारे में भी बात कर रहे हैं ना, तो 6.022 इंटू 10⁻23 केला होगी। ठीक है। 1 मोल कुछ भी 1 मोल, अगर 1 मोल कोई भी फ्रूट कुछ भी बोल ले 1 मोल, तो 1 मोल के अंदर जैसे 1 दर्जन के अंदर 12 केला होती है ना, ऐसे 1 मोल पार्टिकल्स का मतलब होता है 6.0 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है। तो अभी इसकी और भी कुछ बेसिक टर्म्स हैं, पहले यहाँ तक की जो ये टर्म्स हैं इनको वीडियो से अच्छी तरह से समझना। ठीक है। और याद रखने की कोशिश करना। जब ये सारी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी तभी इसके बेस के हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पाएंगे। ओके। तो इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।